हे गाइस, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट फीचर, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। तो देखो, इसको कंटेंट के वाइज से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एकल नागरिकता के थ्रू क्या हमारे देश में प्रोविजन है और ये किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक इनक्रेडिबल फीचर है, यानी कि हमारे देश का एक बहुत ही विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, डेफिनेशन, इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप डिस्पाइट बीइंग फेडरल, सेंटर प्लस स्टेट्स। फेडरल किसको कहते हैं? जहाँ सेंटर प्लस स्टेट में पावर डिवाइड रहता है, यानी कि भारत में संघीय देश होने के बावजूद केवल एकल नागरिकता है। किस तरीके से? देखो, इसका मतलब कोई यहाँ पर बिहारी नागरिक, महाराष्ट्र नागरिक या तमिल नागरिक जैसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ किसी भी राज्य का नागरिक हो उसे भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन ही माना जाता है। जैसे जैसे अमेरिका में कोई कह सकता है कि आई एम ए सिटीजन ऑफ टेक्सास एंड द यूएसए, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ बिहार का या केरल का नागरिक हूँ, ऐसा यहाँ नहीं होता है। हम सिर्फ कहते हैं कि आई एम इंडियन, यानी यही कहलाता है कि यहाँ पर इसी को सिंगल सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है। यानी कि यहाँ राज्य की कोई अलग नागरिकता नहीं है, यहाँ राज्य की कोई कोई अलग सिटीजनशिप नहीं है। किसी भी राज्य का व्यक्ति हो वह भारतीय नागरिक ही कहा जाएगा। उसकी केवल एक पहचान है, भारतीय नागरिक। अगला देखो, कॉन्ट्रास्ट विथ यूएसए। यूएसए सिटीजन है डुअल सिटीजनशिप, नेशनल प्लस स्टेट। यानी कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अमेरिका में क्या है, कोई सिटीजन है वह जिस स्टेट में रहता है उसकी भी नागरिकता उसे मिलती है। अगर कोई अमेरिका के टेक्सास में रहेगा तो टेक्सास का भाई वो नागरिक माना जाएगा, उसका भी उससे बेनिफिट मिलेगा। और नेशनल लेवल पर वो अमेरिका का भी नागरिक माना जाएगा, वो अमेरिका के नागरिक के तौर पर भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में किसी राज्य के नागरिक के लिए अलग से नागरिकता नहीं है, वो किसी भी राज्य का हो वो भारतीय नागरिक के रूप में ही जाना जाएगा। तो वहाँ हर राज्य के अपने कानून, कर और नियम होते हैं अमेरिका में, और नागरिकों के कुछ अधिकार उस राज्य में मान्य भी होते हैं अमेरिका में। लेकिन हमारे देश में क्या है, भारत में ऐसा तो है नहीं। यहाँ चाहे दिल्ली में रहो या असम में, तुम्हारी नागरिकता और एक अधिकार समान होंगे। यानी कि अमेरिका का नागरिक नेशनल सिटीजनशिप और कैलिफोर्निया का नागरिक स्टेट सिटीजनशिप होता है। जो कैलिफोर्निया है, जो अमेरिका का एक राज्य है, एक नागरिक अमेरिका का नेशनल सिटीजनशिप का भी धारक होता है। और कैलिफोर्निया में यदि अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है तो वह स्टेट सिटीजनशिप का भी धारक होता है। लेकिन हमारे देश में कोई दिल्ली का नागरिक है तो वह केवल भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। अगला देखो, राइट्स। ऑल सिटीजन्स एंजॉय सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स अक्रॉस इंडिया, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। यानी कि जो भारत का हर नागरिक को पूरे देश में समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी क्यों ना हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझो कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्य में वोट दे सकता है वहां के निवासी बनने के बाद। मान लो कोई भी कहीं भी नौकरी, व्यापार या संपत्ति रख सकता है। धर्म, भाषा, जाति या राज्य के आधार पर कोई भेदभाव उसके लिए नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से तुम चाहे बिहार में हो या मुंबई में जाकर नौकरी करते हो तो तुम्हारे अधिकार वहीं के नागरिक जैसे ही रहेंगे। यही सिंगल सिटीजनशिप की सबसे बड़ी ताकत है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वन इंडिया वन सिटीजनशिप। लेकिन इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी है, जिसके इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, इंडिया फेसेस कम्युनल राइट्स, कास्ट, क्लास, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट डिस्पाइट सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि देखो, हमारे पास एकल नागरिकता की ताकत तो है, फिर भी समाज में धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर झगड़े और भेदभाव तो दिखाई देते ही रहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में तुम देखो कि उत्तर भारतीय में दक्षिण भारतीय विवाद है, भाषा के आधार पर झगड़े होते हैं, जैसे हिंदी तमिल में होता रहता है, जातिगत हिंसा और धार्मिक दंगे तुम देख सकते हो। तो संविधान ने हमें एक किया, लेकिन समाज में अभी विभाजन मौजूद है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिंगल सिटीजनशिप असफल है, बल्कि हमें इसे व्यवहार में लाने की जरूरत है और मजबूत बनाने की जरूरत है। कुछ इसके गोल है सिंगल सिटीजनशिप के, उसके देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एम्ड फॉर अ यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड नेशन, पार्शियली अचीव्ड।
तो ये सिंगल सिटीजनशिप इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का ये सपना था कि भारत को एकजुट, अखंड और समान अवसरों वाला राष्ट्र बनाना है। यानी कि जब देश आजाद हुआ था तब तुम जानते हो कि 500 से ज्यादा रियासतें थी। उन सबको एक झंडे, एक नागरिकता और एक संविधान के तहत लाना ये एक बहुत कठिन स्टेप था। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप के द्वारा एक तरीके से कह सकते हो कि सिंगल सिटीजनशिप का ये असली मकसद था कि एक भारत हो और उसकी एक ही पहचान हो। तो हम आज गर्व से कहते हैं कि हम सब भारतीय नागरिक हैं। यही तो संविधान की सबसे बड़ी सफलता है। तो इस तरीके से देखो, भारत में सिर्फ एक नागरिकता है, वो है क्या? भारतीय नागरिक। ना कोई राज्य का नागरिकता है, ना कोई अलग पासपोर्ट है। तो अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत ने एकता को प्राथमिकता दी। तो यही कारण है कि हम सब चाहे कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से, हम सब एक हैं। यानी कि हम सब भारतीय नागरिक ही माने जाते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के एक फीचर के बारे में, इंडिपेंडेंट बॉडीज यानी कि स्वतंत्र निकाय। देखो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। Constitution provides independent bodies along with legislature, executive and judiciary to strengthen democracy। यानी कि देखो, संविधान में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ 3 ही अंग जिसके बारे में यहाँ कहा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की स्थापना तो की ही गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडीज की भी स्थापना की गई है जिसके बारे में हम इस कंटेंट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है इनका क्या एम है। पहला एम तो यह है कि ये राजनीति से परे रहकर काम करेगी, यानी कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स इनका वर्क है। और दूसरा क्या है कि लोकतंत्र की नींव को स्ट्रॉन्ग करना। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम अच्छे से समझते हैं कि संविधान ने कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई है जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर निगरानी रखती है और उनके बीच बैलेंस बनाए रखती है। किसके बीच? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच। एक एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे कि लेजिस्लेचर का क्या काम है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? कानून इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का क्या काम है? कानून को एक्सप्लेन करना। लेकिन इनके बीच नियंत्रण रखने का काम कौन करेगी? बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, सीएजी, कैग है, ये सब इनके बीच एक बैलेंस बनाने का काम करती है, जिसके बारे में ही हमें इस कंटेंट में पढ़ना है। तो की इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में देखो, इलेक्शन कमीशन सबसे पहले जो बहुत ही मेन इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका क्या काम है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि इलेक्शन कमीशन जिसका व्याख्या किया गया है आर्टिकल 322 में, जिसके बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 320 324 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। और उसका क्या काम है कि भारत में फ्री और फेयर इलेक्शंस को करवाना। तो जैसे इसका क्या काम है कि लोकसभा के ये चुनाव करवाता है, राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन करवाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसकी भूमिका होती है। तो निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव एक तो ईमानदारी से हो और किसी भी राजनीतिक दल को इसका अनुचित लाभ न मिले। कोई भी अनुचित लाभ लेने से उस पर पाबंदी लगाता है कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन में कोई जो पार्टी है उसके कोई बाहुबली नेता है वो अनुचित लाभ ले लिया हो। तो इसको लोकतंत्र को इलीगल वर्क से बचाने के लिए, इलीगल इलेक्शन से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन काम करता है। तो चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा? ये लोकतंत्र की आत्मा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि चुनाव ही तो एक लोकतंत्र की नींव है, निष्पक्ष चुनाव। इसलिए संविधान ने एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन को बनाया है, जो सरकार का ही नहीं बल्कि संविधान के अधीन काम करता है। ये जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के अधीन काम नहीं करता है, बल्कि ये किसके अधीन काम करता है? संविधान के अधीन काम करता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बॉडी कहते हैं। आगे देखो, जैसे इलेक्शन कमीशन फ्री है, उसी तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी एक बहुत ही मेन इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये भी एक स्वतंत्र निकाय है और इसका क्या काम है? ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स, चेक्स लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि सबसे पहले इसको देखो कि इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 148 में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसका मेन काम क्या है कि केंद्र और राज्य के जो खाते होते हैं
उसका ऑडिट करना यानी कि उसका लेखा परीक्षण करना, ये सीएजी कैग का काम है। इसको जनता के धन का संरक्षक भी कहा जाता है, यानी कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। इसको क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। और यह क्या देखता है कि सरकार का पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं, और क्या जो खर्च हो रहा है वो वैध और उचित है या नहीं। तो क्या क्या है? देश का एक फाइनेंशियल वॉचडॉग है, एक तरीके से ऐसे समझो। यह हर साल जांच करता है कि सरकार ने जनता का पैसा कहाँ खर्च किया, और इसकी रिपोर्ट किसको देगा? संसद को देगा, जिससे सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। आगे हम देखेंगे इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यानी कि यूपीएससी का क्या काम है। एग्जाम्स फॉर ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज, एडवाइसेस प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। ये भी एक बहुत ही मुख्य हमारे देश का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 से 322। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350 से 322 के बीच यूपीएससी का उल्लेख मिलता है। इसका क्या काम है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होता है, और सेंट्रल सर्विसेज जैसे कि आईआरएस होता है, आईएएस होता है, इस सब के बारे में परीक्षा आयोजित करता है। जो यूपीएससी है वो राष्ट्रपति की नियुक्तियों और अनुशासन पर भी ये सलाह देता है, यानी कि ये सलाहकारी निकाय के रूप में भी काम करता है। तो अगर नौकरियां देने वाली संस्था देखो खुद सरकार के नियंत्रण में होगी, तो मेरिट कहाँ बचेगी? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यूपीएससी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में बनाया, ताकि जो नियुक्तियां है वो निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर हो, यानी कि मेरिट के आधार पर हो। ये मेरिट का एक तरीके से प्रहरी के रूप में तुम देख सकते हो कि यूपीएससी काम करता है। इसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी के बारे में है कि एग्जाम फॉर स्टेट सर्विसेज एडवाइसेस गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। जैसे हर राज्य में यूपीएससी की तरह ही ये भी काम करता है। इसका क्या काम है? राज्य सेवाओं की परीक्षा आयोजित कराता है, गवर्नर को अनुशासन से जुड़े मामलों में ये सजेस्ट करता है। तो जैसे यूपीएससी केंद्र के लिए काम करता है, उसी तरह जो एसपीएससी है यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग है, वो राज्य स्तर पर एक निष्पक्ष नियुक्ति के लिए बनाया गया है। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, एक्सपेंसेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन पॉइंट्स के थ्रू इस जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। सबसे पहले कैसे होता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कि कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है। इंडिपेंडेंट बॉडी के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहता है, यानी कार्यकाल की सुरक्षा रहता है, यानी कि उनके प्रमुख को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। उन्हें केवल संसद की एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको मनमाना तरीके से सरकार हटा देगी। उनकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती है, यानी कि जो उनका वेतन होता है, भत्ते होते हैं, जो अन्य सर्विस उनको दी जाती है, उनको मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता या कटौती नहीं किया जा सकता है। एक्सपेंसेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि उनके खर्च सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सरकार की संचित निधि से आता है, ताकि सरकार इनमें वित्तीय दबाव में ना ला सके। उनके जो इन फ्री इंडिपेंडेंट बॉडीज है, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो मेन जिनको ये अधिकार मिला है, जैसे इलेक्शन कमीशन के जो मेन है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो मेन है, उनके जो उन पर वित्तीय दबाव न डाल सके सरकार, इसलिए उनको उनकी जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, वो सरकार की संचित निधि से आता है। तो इस तरीके से देखो कि संविधान ने इन संस्थाओं को एक सिक्योरिटी कवर दिया है, ताकि कोई भी सरकार इन्हें अपना दबाव में लाकर लोकतंत्र को कमजोर न कर सके। तो यही कारण है कि जो इलेक्शन कमीशन है और जैसे कैग है, ये अपनी बात खुलकर रख पाते हैं। देखो अब हमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो आपातकालीन प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, इस कंटेंट के माध्यम से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखो, पर्पस इसका किसका? इमरजेंसी प्रोविजंस का। प्रेसिडेंट कैन हैंडल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, सेफगार्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी,
सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी। यानी कि जो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था की गई है, वो इस स्थिति में ये आपातकालीन प्रावधान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं अगर देश किसी असाधारण या खतरनाक परिस्थिति में फंस जाए, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो तुरंत कदम उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कब कब आती है? ऐसी स्थिति जब युद्ध हो, बाहरी हमला हो, आर्थिक संकट की स्थिति हो या राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाए, तो इस समय ऐसे आपातकालीन प्रावधान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है। तो इस समय देश की जो सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी का क्या अर्थ है? यानी जो देश की स्वतंत्रता है। देश की सॉवरेंटी मतलब कोई हमारे देश के मैटर में हस्तक्षेप ना कर सके इस चीज में। यूनिटी यानी कि एकता जो है, यानी कि सबको जोड़कर रखने की भावना। इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, देश का एक रूप में रहना। सिक्योरिटी यानी देश की रक्षा। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र की भावना है, यानी कि जनता का शासन। इन सब की रक्षा करना इस स्थिति में जरूरी हो जाता है। किस स्थिति में? जब युद्ध हो रहा हो किसी दूसरे देश से, बाहरी हमला हो गया हो हमारे देश में, आर्थिक संकट हो, या राज्य के अंदर ही कुछ सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, राज्य के अंदर ही कुछ असामाजिक तत्व देश के ही साथ एक हथियार लेकर देश के ही खिलाफ खड़े हो जाए, तो इस स्थिति में इन सब की रक्षा करना इन सब से हमारे देश की रक्षा करना जरूरी होता है। और संविधान राष्ट्रपति को यह विशेष शक्ति देता है कि वे ऐसी असाधारण परिस्थितियों से निपट सके। तो आगे देखो, टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज यानी कि आपातकाल के कितने प्रावधान है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में जिसका मेंशन किया गया है, ये कब होता है? जब वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रिबेलियन हो। यानी कि जब वॉर की स्थिति हो, यानी कि कोई किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा हो। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि कोई देश भारत पर हमला करे, कोई अन्य देश भारत पर जहां हमला कर दे, उसी को एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण की स्थिति में। आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह, यानी कि देश के अंदर ही हथियारबंद विद्रोह या बगावत हो जाए, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और देश का शासन किसके हाथ में चला जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल में के समय में केंद्र के नियंत्रण में चला जाएगा। तो इसे बहुत सेंटर बिकम्स पावरफुल हो जाता है। इस नेशनल इमरजेंसी में जो सेंटर है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि राज्य सरकारों की शक्तियां इसमें सीमित कर दी जाती है। स्टेट इमरजेंसी के बारे में हम देखेंगे, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। आर्टिकल 56 और 365 में इसका मेंशन किया गया है। आर्टिकल 356 एंड 365, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स और नॉन कॉम्प्लायंस विद सेंटर्स डायरेक्शन। जब किसी राज्य में सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, या राज्य सरकार केंद्र के जो हिदायत है उसका फॉलो नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की सरकार को भंग कर देते हैं राष्ट्रपति। और राज्य में क्या इम्प्लीमेंट हो जाता है? राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो उस राज्य का प्रशासन फिर कौन देखेगा? गवर्नर देखेगा, और प्रेसिडेंट के नियंत्रण में आ जाता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उस राज्य का प्रशासन फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। आगे देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में अब हमें पढ़ना है, जिसको मेंशन किया गया है 360 में, यानी कि थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। यानी कि देखो, जब भारत की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खतरे में हो जाए, जैसे सरकार के पास खर्च चलाने के लिए पर्याप्त पैसा ही ना हो, या भारत का जो क्रेडिट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर जाए, तो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो इस दौरान क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के खर्चों और वेतन पर कंट्रोल कर सकती है। सरकार के हर वित्तीय निर्णय पर राष्ट्रपति की अनुमति इसमें जरूरी हो जाती है। ये जितने भी आपातकाल की हमने चर्चा की, उसके बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं, जिसको हमें इस सेंटेंस के माध्यम से समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स फुल पावर, स्टेट्स अंडर सेंटर, फेडरल बन जाता है टेम्पोररी यूनिटरी। यानी कि जब आपातकाल इंप्लीमेंट किया जाता है देश में, तो केंद्र को फुल पावर्स मिल जाती है, और क्या होता है, राज्य सरकार केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। जो राज्य सरकार है वो केंद्र के अधीन हो जाती है, और केंद्र शक्तिशाली बन जाता है। यानी कि जो संघीय व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है, और
केंद्र ही शासन का एकमात्र जरिया रह जाता है। भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें समान रूप से केंद्र और राज्य दोनों के अपने अधिकार होते हैं, वो जो संघीय व्यवस्था है वो खत्म होकर एकात्मक व्यवस्था में आ जाती है, यूनिटरी व्यवस्था में आ जाती है। अब केंद्र सर्वे सर्वा हो जाता है। तो देखो, संविधान के तहत भले भारत एक संघीय देश है, लेकिन आपातकाल में क्या होता है, सारा जो सिस्टम है वो केंद्र कंट्रोल करने लगती है। तो ये हमारे देश का बहुत ही यूनिक फीचर है, जिसके बारे में आगे भी देखेंगे कि फेडरल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है विदाउट अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल लागू होने के बाद देश के जो शासन ढांचा है, देश का जो स्ट्रक्चर है, वो संघीय से डायरेक्टली एकात्मक यानी कि फेडरल से डायरेक्ट यूनिटरी हो जाता है। और ये संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आपातकाल लगा और संघीय से शासन व्यवस्था यूनिटरी में आ गया। तो ये हमारे देश की बहुत ही एक यूनिटरी फीचर है। और भी जितने भी संघीय देश हैं इस हमारे देश के अलावा, उसमें ये फीचर पाया नहीं जाता है। यानी कि संविधान खुद इतना सक्षम है कि जरूरत पड़ने पर बिना कोई बदलाव किए पूरे देश को एकीकृत रूप में चला सकता है। अब हमें पढ़ना है थ्री टियर गवर्नमेंट, यानी कि जो त्रिस्तरीय सरकार है, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में जो शासन व्यवस्था स्टेब्लिश किया है, वो एक बहुत ही यूनिक फीचर है। और भी देशों में केवल 2 ही स्तर की सरकार पाई जाती है, केंद्र और राज्य, लेकिन हमारे देश में 3 लेवल की गवर्नमेंट शासन करती है, 3 लेवल पर प्रशासन शासन करता है। प्रशासन का जो सिरा है वो 3 लेवल पर विभक्त है। तो उसी के बारे में इस कंटेंट के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। पहले देखो, ओरिजिनल सिस्टम। ओरिजिनल सिस्टम जो था पहले, इंडिया हैड डुअल गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था हमारे देश में 1950 में, तो हमारे देश में कुल 2 स्तरीय की सरकार थी, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिसे कहा जाता था। एक केंद्र में थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और दूसरा स्टेट में यानी कि राज्य सरकारें। तो इसे ही डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि द्विस्तरीय सरकार कहते थे। और हमें पढ़ना क्या है, 3 टियर गवर्नमेंट। लेकिन पहले क्या था, 2 स्तरीय सरकार थी, यानी कि जो पावर था वो 2 हिस्सों में विभक्त था, एक केंद्र और राज्य। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि जो लोकल लेवल पर गांव और शहरों के जो स्तर है वहां पर भी सरकार की जरूरत है। तो क्योंकि जनता की जो वहाँ की जनता है, वहाँ की बहुत समस्याएं हैं, जैसे पानी, सड़क, सफाई, शिक्षा। तो सबसे पहले एक स्थानीय स्तर पर एक और प्रशासन के तीसरे स्तर की शुरुआत हुई, जिसके बारे में हम आगे पढ़ना है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से हमने क्या सीखा कि पहले सेंटर और स्टेट्स 2 लेवल पर प्रशासन थी, और बाद में इम्प्लीमेंट किया गया, लोकल लेवल पर प्रशासन को फैलाया गया। तो उसके बारे में नंबर सेकंड देखो, थर्ड टियर एडेड 73rd and 74th amendments 1992 introduced local government, rural and urban। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि 1992 में संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। कब? 1992 में। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि 1992 से पहले 2 लेयर पर सरकार थी, केंद्र और राज्य। लेकिन 1992 में क्या हुआ, 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ, और इन संशोधनों के माध्यम से एक लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि अब भारत में शासन कितने स्तरों पर विभक्त था, एक केंद्र में था, एक राज्य में था, और एक स्थानीय लेवल पर था, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से देखो, गांव में एक पंचायती राज व्यवस्था आई लोकल गवर्नमेंट के रूप में, और शहरी क्षेत्रों के लिए म्युनिसिपैलिटीज, जिसको हिंदी में नगर पालिका कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। तो इस तीसरे स्तर को जोड़ने का क्या उद्देश्य था कि जनता को शासन में सीधे हिस्से देना, यानी कि लोकतंत्र को सबसे नीचे के पायदान तक भी पहुंचाया गया 73वां और 74वां अमेंडमेंट 1992 के जरिए। तो इसके थ्रू देखो, पंचायत पढ़ना है, जो संवैधानिक दर्जा दिया गया लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट में जो पंचायत आता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया, यानी कि संवैधानिक मान्यता दिया गया। किसके थ्रू? पार्ट 9 के थ्रू और शेड्यूल 11 के थ्रू। यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई, और यह संविधान के भाग 9 में जोड़ दिया गया। और इसके साथ क्या जोड़ा गया?
11वीं शेड्यूल को, यानी कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखो 11वीं अनुसूची में तुमको पता होना चाहिए कि 29 विषय रखे गए हैं जिस पर पंचायतों को काम करना है, जैसे कि ग्रामीण विकास है, कृषि है, जल प्रबंधन है, और ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं उनमें पंचायत को काम करना है। उसी तरीके से म्युनिसिपैलिटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दिया गया भाग 9A के थ्रू, और इसके थ्रू भी एक अनुसूची जोड़ी गई कॉन्स्टिट्यूशन में से, शेड्यूल 12 यानी कि अनुसूची 12 को जोड़ा गया। तो इसके थ्रू क्या म्युनिसिपैलिटीज को क्या अधिकार है काम करने में, शहर की सफाई के मामले में, पेयजल व्यवस्था करने में, अर्बन प्लानिंग करने में, परिवहन व्यवस्था करने में, सड़क निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण, ये सब काम करने का म्युनिसिपैलिटीज को दिया गया। तो ये एक यूनिक फीचर के रूप में हमारे देश में जो ये लोकल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, ये बहुत ही यूनिक फीचर था, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विथ अ 3-tier गवर्नमेंट। देखो अब हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ना है, हिंदी में इसे कहते हैं सहकारी समितियां। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि 97th अमेंडमेंट 2011 गेव कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन। यानी कि देखो पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, जो सहकारी समितियां थी, वो कानून द्वारा चला करती थी, उसे कोई संवैधानिक दर्जा तो नहीं था। लेकिन 2011 में जब 97वां संविधान संशोधन हुआ, तो सहकारी समितियों को संविधान से एक विशेष स्थान दिया गया। इसका क्या मतलब है कि सहकारी समिति अब केवल आर्थिक संगठन नहीं रही, बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित एक संस्था बन गई, वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एक इंस्टीट्यूशन बन गया। कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसका हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं कि इस जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, उसका क्या उद्देश्य था कि लोगों में सहयोग, सेल्फ रिलायंस और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, इस संविधान संशोधन का महत्व था। तो इस तरीके से इसको समझो और एक बार कि 2011 के पहले सहकारी समितियां केवल रजिस्टर होकर काम करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब संविधान संशोधन हुआ 97वां, उसे एक सम्मानजनक दर्जा दे दिया गया ताकि वे लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत कर सके। सेकंड देखो, फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 19, यानी कि संविधान के आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए गए हैं एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का, तो आर्टिकल 19 में 1C को जोड़ा गया, यानी कि आर्टिकल 19 1C, इसके तहत सहकारी समिति बनाने का एक मौलिक अधिकार दिया गया। यानी कि अब क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार हर नागरिक को था, जैसे कि कोई व्यक्ति या समूह मिलकर किसी आर्थिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए सहकारी संस्था बना सकता था, और ये संविधान इसके तहत राजी था। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि जैसे कि कोई किसान है, वो दूध उत्पादक समिति बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है, उसे ये संवैधानिक अधिकार है, केवल सरकार की अनुमति ही नहीं है, उसका वो अधिकार है कि वो समिति को बना सकता है। उसी तरीके से कुछ मजदूर मिलकर यदि हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो बना सकता है। आगे देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B, यानी कि आर्टिकल 43B एक नया आर्टिकल जोड़ा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 43B के तहत ये कहा गया कि ये राज्य का भी कर्तव्य होगा कि वह सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे। वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है कि वह राज्य के लिए एक मोरल वैल्यू देता है, राज्य को एक मोरल ड्यूटी देता है कि उसको राज्य के जब कोई कानून बनाए तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना करके वो कोई भी कानून बना सकता है। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में लागू नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक राज्यों के लिए एक मोरल ड्यूटी तो देता ही है। तो उसी तरीके से इसने भी एक मोरल ड्यूटी दिया राज्य को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ने स्टेट को ये भी मोरल ड्यूटी दिया आर्टिकल 43 के भी कि जो राज्य है वो सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करेगा जो लोकतांत्रिक ढंग से संचालित हो और जो एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करे। तो सरकार को ऐसी नीतियां इस तरीके से बनानी चाहिए जो लोगों को सहयोग और साझेदारी के माध्यम से सशक्त करे। अगला देखो, न्यू पार्ट
9B entitled The Cooperative Societies, आर्टिकल 243ZH to 243ZT। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 97वां संविधान संशोधन में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा नया भाग? 9B जोड़ा गया। इस भाग का क्या नाम था? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इसके आर्टिकल क्या है? 243ZH से 243ZT तक इसके बारे में बताया गया है। इसमें तो इन आर्टिकल के बीच में क्या बताया गया है कि सहकारी समितियां कैसे बनेगी, यानी कि उसके फॉर्मेशन के बारे में, इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मैनेजमेंट के बारे में, ऑटोनॉमी उसको दिया गया है उसके बारे में। तो इस तरीके से पार्ट 9B संविधान में एक नया अध्याय है जो बताता है कि सहकारी समिति अब केवल संस्था नहीं है, वो लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। आगे हम देखेंगे कि फंक्शन एंड गवर्नेंस के बारे में हमें पढ़ना है, किसके? यही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, कि जो सहकारी समितियां हैं उसका संचालन 4 सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगा, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सभी सदस्य बराबर होंगे, एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत अपनाया जाएगा। प्रोफेशनल तरीके से काम होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, यानी कि प्रशिक्षित प्रबंधन और विशेषज्ञ उसमें निर्णय लेंगे। ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करेगी, यानी कि सरकार अनावश्यक रूप से उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और इकोनॉमिकली साउंड ऑपरेशन के तहत एक क्या होगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट फॉर लिखा हुआ है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टेट फॉर अदर्स, यानी कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो बहुराज्य सहकारी समितियां हैं, वो संसद के नियंत्रण में होगी। और जो स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही है, जो राज्य की समितियां हैं, वो राज्य के अधीन नियंत्रण होगी। इस तरीके से तुम देख सकते हैं कि सहकारी समितियां जो है बहुत खूबसूरती से या लोगों के लिए चुनी जाती है। इसमें इनमें राजनीति नहीं बल्कि ये साझेदारी से चलती है, मतलब इसमें राजनीति का रोल नहीं होता है, ये लोगों की साझेदारी से चलती है। तो जैसे संसद बहुराज्य समितियों को नियंत्रित करता है, उसी तरीके से राज्य क्या करता है, अपने स्तर की समितियों की देखरेख करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सहकारी समितियां हमारे एक संविधान की एक सामाजिक आत्मा कह सकते हो। ये सिखाती है कि अलग लोग मिलकर कैसे एक साथ काम करें, तो जो मुश्किल काम भी होगा वो आसान हो जाएगा। और इसमें हमने 97 संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा, जो इसको सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक दर्जा देता है। तो ये हमारा अधिकार भी है कि हम ऐसी समितियां बनाए जो समाज को एक सेल्फ रिलायंस की ओर ले जाए। देखो अब हमें पढ़ना है अगला टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने लक्ष्मीकांत बुक देखो, और क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट कंटेंट हमें पढ़ना है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हम समझते हैं कि बहुत सारे भारत के भी और वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट जो संविधान विशेषज्ञ हैं, भारत के भी और बाहर के भी, उन्होंने भारत को बहुत आधार पर क्रिटिसाइज भी किया है। तो उन्होंने क्या क्या कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कैसे क्रिटिसाइज किया है, इसको हम बहुत सारे सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो कहा है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिक्स कॉल इट अ बोरोड और पैचवर्क कॉन्स्टिट्यूशन। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो भारत का संविधान तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। और जब इसे बनाया गया था तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान को गहराई से अध्ययन किया था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत रूस, इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले गहराई से अध्ययन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छे से इसको समझा था और बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो इन देशों से कई अच्छी बातें, जैसे कि लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन दूसरे देशों से ली गई थी। इसीलिए आलोचक कहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है, यानी कि दूसरे देशों से लिया गया है, और पैचवर्क है, यानी कि इधर उधर से केवल जोड़ा गया है। ये सही है कि नहीं, जो क्रिटिक्स कह रहे हैं हम आगे जानेंगे। अनफेयर क्रिटिसिज्म, जो यहाँ क्रिटिसिज्म किया गया है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, सेकंड में कह रहा है कि ये अनफेयर क्रिटिसिज्म है, यानी क्योंकि फ्रेमर्स मॉडिफाइड बोरोड फीचर्स फॉर इंडिया एंड अवॉइडेड फॉल्स, यानी कि यह जो आलोचना हो रही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो पूरी तरह उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने दूसरे देशों से जो बात ली उसे भारतीय कंडीशन के हिसाब से बदला।
यानी कि हमारे अपने परिस्थितियों को समझकर हमारे देश के परिस्थितियों के अनुसार उसको मॉडिफाई किया। जैसे कि तुम एग्जांपल देख सकते हो कि अमेरिका से जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे, परंतु भारतीय समाज के जो डाइवर्सिटी है, जो सोशल कंडीशनिंग है, उसको ध्यान में रखकर उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। और ब्रिटेन से जो फेडरल सिस्टम लिया गया, जो संवैधानिक जो संसदीय प्रणाली ली गई, हमारे देश में क्या होता है, जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, लेकिन उनके देश में जो राष्ट्रपति है वो हिरार्कियल रूप में, वंशानुगत रूप में उसमें डायरेक्ट उसको गद्दी मिल जाती है। तो ये जो दूसरे देश से लिया गया, उसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार क्या हुआ, मॉडिफाई किया गया है। तो अगला देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या रिप्लाई है। कॉन्स्टिट्यूशंस वर्ल्ड वाइड हैव सिमिलर बेसिस, न्यू थिंग्स, एडेप्शन टू इंडिया एंड करेक्टिंग फॉल्स। जो भीमराव अंबेडकर है वे कह रहे हैं कि जब कुछ लोगों ने संविधान को बोरो कहा था, तब भीमराव अंबेडकर ने स्टेटमेंट दिया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने का क्या उत्तर था कि विश्व के सभी संविधान कुछ न कुछ समान सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, और हम अपने देश के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार बदलाव कर सकते हैं, यह हमारा राइट है। तो इसलिए भारत ने जो भी किया वो कोई कोई ऐसा नहीं था कि अंधानुकरण है, बल्कि ये एक इंटेलिजेंट एडेप्शन था, जो हमने दूसरे देशों से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे सिद्धांतों का एडेप्ट किया, वो एक इंटेलिजेंट एडेप्शन था, वो कोई अंधे होकर एडेप्ट हमने नहीं किया था। तो यानी कि जो भारत ने अपना संविधान को दुनिया के श्रेष्ठ विचारों से प्रेरित होकर बनाया, और दूसरे की गलतियों से और सीखा भी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि ब्लाइंड कॉपी नहीं है ये, सिर्फ नकल होने का जो आरोप है, और क्या है, रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट स्टडी, यानी कि निष्कर्ष इसका निकल रहा है कि सिर्फ नकल होने का आरोप इज इक्वल टू संविधान के अपर्याप्त अध्ययन का परिणाम। तो जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान केवल नकल है, उन्होंने शायद उनको गहराई से नहीं पढ़ा है। यानी कि 4 स्टेटमेंट के थ्रू जो क्रिटिक्स है उन पर एक आक्षेप किया जा रहा है कि जो कह रहे हैं कि सिर्फ नकल होने का आरोप है, ये इक्वल टू है कि संविधान के अपर्याप्त अध्ययन का परिणाम, कि जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो आलोचक है, उन्होंने संविधान को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, उनका जो स्टडी है वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, इसीलिए वो ब्लाइंड कॉपी करके इसको चार्ज कर रहे हैं। तो इसी चीज को कहा गया है कि संविधान एक कॉपी पेस्ट दस्तावेज नहीं है, यह भारत की जरूरतों, डाइवर्सिटी और सिचुएशन के अनुसार ढाला गया है, एक बहुत ही अनूठा दस्तावेज है। इसलिए जो ब्लाइंड कॉपी कहकर इस पर आरोप लगा रहा है, वो पहले इसको इनएडिक्वेट स्टडी है, वो पहले अपनी स्टडी को कंप्लीट करे, ऐसा कहा जा रहा है कंक्लूजन के रूप में। देखो इस तरीके से भी क्रिटिसिज्म किया गया है, कहा गया है कि कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट, यानी कि क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स का व्यू क्या है, देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कार्बन कॉपी और अमेंडेड वर्जन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले तो उन्होंने कहा था कि बोरोड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड में एक क्रिटिसिज्म वो वे कर रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंग्रेजों के 1935 के अधिनियम से डायरेक्टली ले लिया गया है। यानी कि सबसे पहले देखो कि इस सेंटेंस के माध्यम से भारतीय संविधान को पूरी तरीके से कार्बन कॉपी या केवल संशोधित संस्करण कहा जा रहा है, जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। देखो, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कई क्रिटिक्स ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की डायरेक्ट कार्बन कॉपी है, यानी हमने बस पुराने ब्रिटिश कानूनों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपना संविधान बना लिया है। तो सबसे पहले समझो कि 1935 का एक्ट क्या है। देखो, आजादी के पहले 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो 1935 का जो एक्ट था वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया उस समय का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और इन्फ्लुएंशियल एक्ट था। उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया था। तो हम जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उसी एक्ट को डायरेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हूबहू इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और यह सच क्योंकि सच यह है कि देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत बड़ा और विस्तृत था, और उसके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि केंद्र राज्य संबंध था, गवर्नर की शक्तियां थी, प्रशासनिक ढांचा था, आदि उसमें पहले से मौजूद थे।
तो इसीलिए आलोचकों ने कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हीं को उठा करके डायरेक्ट जोड़ दिया है हमारे रिसेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए इसको कार्बन कॉपी या अमेंडेड वर्जन कहा गया है। और क्रिटिक्स ने इसको डायरेक्टली कह दिया कि कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिटिक्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए आलोचकों ने। उन्होंने क्या क्या कहा। एन श्रीनिवासन ने कहा कि बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस क्लोज कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। जो श्रीनिवासन थे उन्होंने कहा कि भारत जो भारतीय संविधान की भाषा है और विषय है दोनों 1935 के अधिनियम से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे कि मैंने तुमको सेंटेंस एक में क्लियर किया था कि जो क्रिटिक्स कह रहे थे कि डायरेक्टली उठा कर रख दिया गया है। तो उन्होंने तो एन श्रीनिवासन ने कहा था कि अगर तुम दोनों दस्तावेज को साथ रखो, यानी कि अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और आजादी के पहले का जो अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट बनाया था, यदि दोनों दस्तावेज को साथ रखो तो बहुत कुछ एक जैसा दिखेगा। तो उसी तरह आइवर जेनिंग्स क्या कह रहे हैं, मैनी प्रोविजंस कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली, यानी कि जो ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ थे सर आइवर जेनिंग्स, वे कह रहे हैं कि कई प्रावधान तो लगभग शब्दशः यानी वर्ड टू वर्ड 1935 के अधिनियम से ले लिया गया है। ये भी ब्लेम कर रहे हैं सर आइवर जेनिंग्स। पीआर देशमुख ने भी इसी टाइप की बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन 1935 एक्ट से पूरा ले लिया गया है और एक एक्स्ट्रा काम किया गया है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वैक्स मताधिकार को केवल जोड़ दिया गया है, बाकी सब 1935 के अधिनियम अंग्रेजों का इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आगे देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिप्लाई क्या कर रहे हैं क्रिटिसिज्म जब किया गया। क्रिटिक्स का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि बोरोइंग इज नॉट शेमफुल, नो प्लेगरिज्म, फंडामेंटल आइडियाज हैव नो पेटेंट। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो उधार लेना शर्म की बात नहीं है। जो भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि संविधान बनाते समय अगर हमने किसी अच्छे प्रावधान को अपनाया है, उधार लिया है, तो इसमें शर्म की क्या बात है। दुनिया के हर देश ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा ही है और कोई भी देश पूरी तरह संविधान शून्य से नहीं बनाता है, वो दूसरे देशों से कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो इसी तरीके से हमने जो भी 1935 के अधिनियम से लिया एक्ट, जो भी अच्छी बातें हमने 1935 के एक्ट ली, जो हमने कॉन्सेप्ट लिया वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स से जुड़ी हुई थी। जैसे कि सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या है, गवर्नर को कैसे नियुक्त किया जाए, लोक सेवा आयोग और न्यायपालिका का स्ट्रक्चर, ये सब जो केवल प्रशासनिक व्यवस्था की चीजें हमने ली है। ऐसा 1935 के अधिनियम से ऐसा कौन रिप्लाई कर रहा है, भीमराव अंबेडकर रिप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्रिटिक्स को जवाब देने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्लेगरिज्म या कॉपी पेस्ट करना गलत नहीं है। देखो भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है कि प्लेगरिज्म और कॉपी पेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लेगरिज्म और कॉपी पेस्ट करना और इंटेलिजेंट इवैल्यूएशन और में बहुत अंतर होता है। हमने जो एडेप्ट किया है अच्छे कॉन्सेप्ट को, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक इंटेलिजेंट इवोल्यूशन है। हमने बहुत कुछ सीख कर अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है। तो इस तरीके से तुम क्या देखते हो कि आलोचक जो है भले ही 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी कहे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा ने यह साबित किया कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वह सिर्फ उधार लिया गया नहीं है, बल्कि बहुत ही एक्सपीरियंस विचार और भारतीय जरूरतों के हिसाब का वो मिला जुला परिणाम है। ये बोरोड भी नहीं है, बल्कि ये ब्रिलियंटली बिल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखो अन इंडियन और एंटी इंडियन करके भी क्रिटिक्स ने क्रिटिसिज्म किया है। फर्स्ट कमेंट देखो, क्रिटिक्स व्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अन इंडियन एंटी इंडियन। जो क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अन इंडियन और एंटी इंडियन है, डज नॉट रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि जो क्रिटिक्स है उनका मानना था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत की अपनी जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, जो नेशनल स्पिरिट है, उसका जो प्रतिबिंब है उसको दिखाता ही नहीं है। इसका मतलब संविधान का जो अधिकांश प्रोविजन है वह फॉरेन कंट्रीज से लिया गया है, जैसे कि ब्रिटेन से, अमेरिका, कनाडा आदि से। तो इसीलिए अन इंडियन कहा जा रहा है, यानी कि यह भारतीय भूमि की उपज तो है ही नहीं। तो इस तरीके से देखो आलोचकों ने हमारा संविधान विदेशी स्ट्रक्चर पर खड़ा है, ऐसा कहना था आलोचकों का।
इसलिए भारत की आत्मा इसमें नहीं झलकती। सेकंड देखो, फॉरेन नेचर, कॉन्स्टिट्यूशंस फॉरेन एलिमेंट, अनसुटेबल एंड अनवर्केबल इन इंडिया। तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि भारत की परिस्थितियां यूरोप और अमेरिका जैसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने उन्हीं देशों को कॉन्स्टिट्यूशन के ढेर सारे प्रोविजंस ले लिए हैं। तो जो क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि हमारा जो यह जो विदेशी मॉडल है वो भारत की जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रियलिटी है उससे मेल ही नहीं खाएगा। इसलिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये पूरी तरह अनसुटेबल है, अनवर्केबल है जो भारत के संदर्भ में। तो इस तरीके से संविधान का जो जन्म हुआ हमारे देश में, वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, ऐसा क्रिटिक्स का कहना था। व्यू ऑफ असेंबली मेंबर्स, जो असेंबली के सदस्य थे उनका क्या राय था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उसको देखो। के हनुमंथैया क्या कह रहे हैं, वांटेड वीणा सितार म्यूजिक, गॉट इंग्लिश बैंड, फ्रेमर्स एजुकेटेड दैट वे। यानी कि हनुमंथैया कहना चाहते हैं कि ऐसा संविधान चाहिए था जो भारतीय संस्कृति की झलक देता, लेकिन जो संविधान बना उसमें केवल ब्रिटिश कानून और अंग्रेजी प्रणाली की छाया ही ज्यादा दिखाई देती है। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो ज्यादातर क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन से पढ़े लिखे थे, इसीलिए उन्होंने उन्हीं सब एक्ट को इम्प्लीमेंट किया फिर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उनके दिमाग में आया, जो उनको लगा कि ये अच्छा रहेगा। उन्होंने भारत की जो पृष्ठभूमि है उसको देखा ही नहीं, भारत की ग्राउंड रियलिटी उन्होंने चेक किया ही नहीं। तो उसको हनुमंथैया ने डायरेक्ट एक एग्जाम्पल देकर कहा कि हम वीणा और सितार चाहते थे और हमें क्या दे दिया गया, इंग्लिश बैंड दे दिया गया। मतलब हमें भारतीय धुन चाहिए थी और हमें मिला अंग्रेजी संगीत, ऐसा क्रिटिसाइज किया कि हनुमंथैया ने। उसी तरह से लोकनाथ मिश्रा ने कहा कि ये जो पूरी तरीके से स्वतंत्रता तो हमने पा ली है, लेकिन अभी भी हमारी सोच क्या है, गुलामी वाली है। यह लोकतंत्र, ये लोकनाथ मिश्रा ने कहा, और इसको क्रिटिसाइज किया स्लेविश इमिटेशन एंड सरेंडर टू वेस्ट कहकर लोकनाथ मिश्रा जी ने क्रिटिसाइज किया। उसी तरह लक्ष्मी नारायण साहू ने भी क्रिटिसाइज किया कि जो इसके आइडियल्स है, नो रिलेशन टू इंडियाज स्पिरिट, इंडिया स्पिरिट से इसके आइडियल तो मिलते ही नहीं है, मे फेल आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इम्प्लीमेंट होने के बाद फेल हो जाएगा। और जो लक्ष्मी नारायण साहू ने उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर संविधान भारत की आत्मा से नहीं जुड़ा तो उसे लागू करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके से देखो कि जो क्रिटिसिज्म करने वाले थे वो भारतीय संविधान में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत अधिक है, ऐसा वो कह रहे थे। और भारत की जो ट्रेडिशनल स्पिरिट है उसकी उपेक्षा की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा जिन्होंने क्रिटिक्स किया है, जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका कहना था। जो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म भी जो मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि जो फॉरेन के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ने हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है बाकी देशों के संविधान से। लेकिन फिर भी इन सभी चीजों को नकारते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने का रिप्लाई यही था कि ये जो है ये पूरी तरीके से नकल नहीं है। जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो उनको पूरी तरीके से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए, तब कुछ बोलना चाहिए, ऐसा रिप्लाई किया था किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखो आगे क्रिटिसिज्म किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एलिफेंटाइन साइज, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आलोचक कह रहे हैं कि संविधान का जो आकार है वो बहुत ही विशाल है। क्या कह रहे हैं क्रिटिक्स, सेंटेंस वाइज देखो, क्रिटिक्स व्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बल्कि डिटेल्ड सम अननेसेसरी एलिमेंट्स। मतलब आलोचकों का मानना था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड तो है, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स, अनुसूचियां और जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है इसको इतना लंबा बना देता है कि कई बार पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके कई तत्व ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है, तो इसी तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो भारतीय संविधान इतना बड़ा है कि पूरी पढ़ने में इसको महीने लग जाएंगे। कुछ क्रिटिसिज्म के रूप में ये भी कहा गया, इसीलिए इसको एलिफेंटाइन साइज कहा गया है, यानी कि हाथोनुमा आकार के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। फॉरेन क्रिटिसिज्म, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि बोरोड प्रीवियस
borrowed provisions, not always well selected constitution, long and complicated। देखो, ब्रिटिश विद्वान सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारत के ने कई देशों से जो प्रोविजन उधार लिए वे हमेशा वेल सेलेक्टेड भी नहीं थे। कुछ को सीधे ही उठा लिया गया बिना ये देखे कि भारत की स्थिति में वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। ऐसा कहना है आइवर जेनिंग्स का। इंडियन कमेंट एचवी कामथ ने कहा है, जो एक इंडियन थे, असेंबली एम्बलेम, और वो क्या थे असेंबली यानी कि संविधान सभा के सदस्य भी थी एचवी कामत। असेंबली एम्बलेम जो है एलिफेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड्स बुल्किस्ट, नॉट ऑल एग्री ऑन मेकिंग इट एलिफेंटाइन, यानी कि जो एचवी कामत थे उन्होंने विधानसभा का प्रतीक क्या है, हाथी को माना और इसको एक मजाकिया तरीके से लिया गया था। संविधान सभा के सदस्य जो एचवी कामत ने मजाकिया लेकिन गहरी टिप्पणी की थी इसको लेकर। उन्होंने कहा कि हमारा जो असेंबली है उसका प्रतीक हाथी है और हमारा जो संविधान है उसी तरीके से बल्कि और स्लो हो गया है। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वैसे भी जो प्रतीक था उसको हाथी ही रखा गया था। तो इसी चीज को जो एचवी कामत है उसे एक हास्यास्पद तरीके से कह रहे हैं कि वैसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे असेंबली का प्रतीक हाथी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा बना कि ये हाथी को पूरी तरीके से दिखा ही रहा है कि कितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि बना है। तो असेंबली का सिंबल हाथी है और संविधान हाथी के जैसा बना दिया गया है, यानी कि बहुत बड़ा और भारी। तो इस तरीके से भी क्रिटिसाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला था। आगे देखो, क्रिटिसिज्म इस आधार पर भी हुआ है कि पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह उनकी कानूनी भाषा पूरी तरीके से इस तरीके से है कि केवल लीगल एक्सपर्ट को ही समझ में आती है। हमारे अनुच्छेद में इतनी टेक्निकल डिटेल्स दी गई है कि साधारण नागरिक को तो समझना मुश्किल ही है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, सब्जेक्ट फॉर लॉयर्स कहा गया है। मतलब जनता को संविधान समझने में कठिनाई होगी पर वकीलों के लिए यह क्या है, स्वर्ग जैसा है। क्रिटिसिज्म किया गया है कि पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह केवल वकीलों के लिए स्वर्ग है और आम पब्लिक को तो समझने में इतनी मुश्किल होगी। तो इस चीज को क्रिटिसिज्म इस तरीके से किया गया है कि देखो, क्रिटिक्स व्यूज, क्रिटिक्स का क्या व्यूज है, क्या दृष्टिकोण है, कॉन्स्टिट्यूशन टू लीगलिस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लीगल है, आम पब्लिक के समझने लायक नहीं है। सेकंड, आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, यानी कि लॉयर्स पैराडाइस है, यानी कि जो संविधान जनता के लिए है वो जनता को समझ में ही नहीं आएगा। ये बात क्या थी, बहुत अजीब है, ये केवल वकीलों को समझ में आता है, ऐसा कहना है सर आइवर जेनिंग्स का। आगे एच के माहेश्वरी क्या कह रहे हैं इस बारे में, ड्राफ्ट इनकरेजेस लिटिगेशन, मोर कोर्ट्स केसेस, लेस ट्रूथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस, ओपन वर्क्स फॉर लॉयर्स। देखो, एस के माहेश्वरी ने इसको बहुत कटाक्ष करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि अब लोग अदालत की ओर भागेंगे और समाज में जो ट्रूथफुलनेस है, जो सच्चाई है, जो नॉन वायलेंस की भावना वो कमजोर होगी और ये वकीलों का काम जरूर बढ़ाएगा लेकिन आम पब्लिक को तो केवल परेशान ही करेगा। ये कहना है एस के माहेश्वरी का। लास्ट में देखो, पी आर देशमुख क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो टू पॉन्डरस लाइक लॉ मैनुअल, अननेसेसरी वर्ड्स इसमें डाला गया है, शुड बी सोशल, पॉलिटिकल एंड लाइफ गिविंग, नॉट ओवरलोडेड। यानी कि पी आर देशमुख कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ मैनुअल की तरह नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल और रिपीटेटिव वर्ड जो हैं उसको होना ही नहीं चाहिए। और जो समाज के लोग, जो साधारण जीवन के लोग और समाज, सोसाइटी उसको समझ सके, ऐसी बातों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो सोशियो ताकि ये सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट न बनकर क्या बन गया है, सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनकर रह गया, ऐसा कहना है पी आर देशमुख का। तो इस तरीके से देखो कि इन आलोचनाओं का मतलब ये नहीं था कि संविधान बहुत लॉ ओरिएंटेड है, यानी कि कानून केंद्रित हो गया है जिससे जनता से दूरी बढ़ी। हालांकि यह कानून यही कानून बारीकियां भारत में भारत के लोकतंत्र को तो यही कानून स्टेबल बनाती है, लेकिन क्रिटिसिज्म होने के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमारे देश का आज इस स्थिति में आया हुआ है कि हमारा देश
दुनिया के सबसे एक प्रोमिनेंट लोकतंत्र के रूप में आज भी आगे बढ़ रहा है। तो ये चैप्टर आज खत्म होता है। मुझे आशा है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आऊंगा नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। थैंक यू, बाय बाय।